हेलो बच्चों, कैसे हो आप? साइंस स्टडी सेंटर और यंग माइंड्स एकेडमी की तरफ से हम आपका वेलकम करते हैं। मैं संदीप तिवारी। बेटा, हम लोग क्लास 12th में सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बात कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा कंसंट्रेशन टर्म्स की हम लोगों ने बात किया, और कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या था कि परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन की हम लोगों ने अभी तक बात किया था। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोगों ने 11th में पढ़ा भी है, बहुत चीज़ें देखा भी है उसमें से, तो इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में उसको किया। अब हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा कि व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलने वाले हैं? सीपी बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात किया जाए बेटा, तो कहा जाता है, आपने पढ़ा है, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट की बात करें बेटा, तो सॉल्यूट में 4 पार्ट हमने आपको बताया था। वोलेटाइल सॉल्यूट बताया था, टाइप्स बताए थे। वोलेटाइल सॉल्यूट बताया था। वोलेटाइल का मतलब जो वेपराइज इवेपोरेट हो रहा था। नॉन वोलेटाइल का मतलब बताया था जो इवेपोरेट या वेपराइजेशन जिसका नहीं हो रहा था। फिर बात हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट का, जो एक्वस मीडियम में डालने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जा रहा था, टूट जा रहा था, जैसे NaCl बोला था आपसे। और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट बताया था। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट का मतलब हुआ कि जो वाटर में डालने पर, एक्वस मीडियम में डालने पर अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा था, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है। इसको वाटर में डालोगे तो ये आयंस नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे? ये हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे। आयंस ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर NaCl है या कोई आयनिक साल्ट हमारे पास है, जैसे कोई भी आयनिक साल्ट ले लो आप, सोडियम सल्फेट ले लो, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो या कैल्शियम क्लोराइड ले लो, तो इसको अगर वाटर में डालते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो इनको इलेक्ट्रोलाइटिक बोलेंगे। लेकिन यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो आयंस नहीं बना रहे थे, उनको हम क्या बोलते थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। क्लियर? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? कहा जाता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच आर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। वर्ड सुनिएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच आर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब वे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगी, लेकिन सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी, दैट प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर इसको डिफाइन कर दे रहे हैं बेटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को द प्रॉपर्टीज of solution which are depends upon the number of एक सेकेंड, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, बट नॉट द नेचर ऑफ सॉल्यूट,
नॉट दी नेचर, नॉट दी नेचर ऑफ सल्यूट, सल्यूट called as colligative properties। क्या लिखा बेटा? which are depends upon the number of solute but not the nature of solute। नंबर का मतलब यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में सल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं कि कम है, किसी भी सॉल्यूशन में सल्यूट के मोल्स ज्यादा हैं कि कम है, किसी भी सॉल्यूशन में सल्यूट के आयंस ज्यादा हैं कि कम है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं कि कम है, उन पर डिपेंड करेंगी। उन प्रॉपर्टीज को हमने क्या नाम दिया? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन सल्यूट कैसा है, नेचर क्या है उसका, उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। सपोज करिए एग्जांपल, नेचर की क्या मतलब है? हमने कहा एक सॉल्यूशन हमारे पास है ए और एक सॉल्यूशन हमारे पास बी है। अब इस सॉल्यूशन में हमने कहा कि 1 मोल यूरिया डिजॉल्व है और इस सॉल्यूशन में हमने कहा 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व है, 1 मोल ग्लूकोज डिजॉल्व है। अब आप बताओ 1 मोल यूरिया का मतलब कितना हुआ कि 6 पॉइंट मोल कॉन्सेप्ट अगर समझो आप 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट हैं इस सॉल्यूशन में, और इसमें भी क्या है कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट हैं बेटा? ग्लूकोज के प्रेजेंट हैं। अब आप ये बताओ क्या मॉलिक्यूल्स का नंबर चेंज है? नहीं है, जबकि यूरिया और ग्लूकोज का नेचर क्या है? डिफरेंट है। तो नंबर मॉलिक्यूल का सेम है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनके नंबर पर डिपेंड करेंगी। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जब नंबर अगर सेम है तो इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। यहां जबकि दोनों का नेचर क्या है बेटा? डिफरेंट है। क्लियर? तो नंबर ज्यादा है। अब सपोज करो कि इसका 2 मोल होता, इसका 5 मोल होता, तो यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी करती क्योंकि मॉलिक्यूल्स बदलते, लेकिन नेचर दोनों का डिफरेंट है, तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस केस में क्या हो रही है? सेम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का नंबर नहीं चेंज हो रहा है। क्लियर? तो यहां से बेटा ये डेफिनेशन हम लोगों की कि वे प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही थी, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नंबर पर डिपेंड कर रही है, नेचर पर नहीं। इतनी बात क्लियर? अब बात आती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर अगर हम जाएं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा, जिसको मैं लिख रहा हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट। अगर किसी सॉल्यूशन में सल्यूट के पार्टिकल बढ़े तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट। अब समझो बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मोल बढ़ेगा तो पार्टिकल बढ़ेंगे और पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ेगी। मोल बढ़ाते जाओगे सॉल्यूशन में तो सीपी की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट। समझो, मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट। अगर किसी सॉल्यूशन में सल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस ऑफ सल्यूट, आयंस ऑफ सल्यूट। अगर सल्यूट के आयंस ज्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। लेकिन यहां बात एक मैं कर रहा हूं बेटा, ये यहां पर हमने लिखा है मॉलिक्यूल और यहां पर क्या लिखा है? आयन। मॉलिक्यूल याद करिए, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट। हमने क्या बोला कि नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट हमेशा किस फॉर्म में रहेगा मॉलिक्यूल के लिए? तो यहां पर जब सल्यूट हमारा नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा, तब वहां पर क्या टर्म यूज होगा? मॉलिक्यूल। तो वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सल्यूट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करने वाली है।
लेकिन यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट। अगर सल्यूट इलेक्ट्रोलिटिक हुआ तो आयन बनाएगा, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करने वाली है, आयंस पर। आयंस बढ़ेंगे सल्यूट के पार्टिकल के, सल्यूट के, तो वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, बढ़ेगी। अगर आयंस बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और इसी में बेटा एक चीज और, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सल्यूट। अगर सल्यूट का मोलर मास बदलेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदलेगी। कैसे बदलेगी, अगर मोलर मास बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, अगर मोलर मास इंक्रीज किया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। बात क्लियर बेटा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला हमने कि वे प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही हैं बट नॉट द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर बात हमने क्या कहा कि दीज प्रॉपर्टी क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट के मोल्स बढ़ाओगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस ऑफ सल्यूट फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सल्यूट। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है बेटा कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कह रहे हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हटा दें इसको हम, कितने टाइप की होती है और कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी बेटा कि व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? अब इसी को बात करते हैं बेटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कि क्या क्या है, कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। तो देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। फर्स्ट नंबर है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग RLBP बोलते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम सुना होगा ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे सामने लिखी हुई है, इनका हमको पहली बात नाम याद होना ही चाहिए, तो जान सकते हो आप। अब एक बात आती है क्या, कभी कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जब हम जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में दे देता है कि कभी ऐसे कई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, कई प्रॉपर्टी लिख दिया जाए, कॉलिगेटिव नहीं, कई प्रॉपर्टी लिखी हुई हो, ठीक है, और सॉरी, और आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पर हम लोग करते क्या है, गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, सपोज करो हमको वेपर प्रेशर दिखा तो हम सीधे मानते हैं कि वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बेटा एक बात समझने वाली है, वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर सल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर जरूरी नहीं कि करे। क्लियर? तो वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कौन है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब तक पूरा टर्म नहीं लिखा रहेगा तब तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे। वैसे आपसे किसी ने पूछा कि यार बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव है कि नहीं है? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट सल्यूट के पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। कौन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला गया तो सही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपसे कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। पूरा टर्म हमको चाहिए, इतना लिखा होगा तो कॉलिगेटिव है। अगर सिर्फ ये टर्म लिखा है कि फ्रीजिंग लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, वेपर प्रेशर लिखा है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात गलती होती छोटी सी। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में गए और फर्स्ट 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में हमको दिखा कि बॉइलिंग पॉइंट, हम सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पढ़ना ही नहीं चाहते, सीधे मारा आगे बढ़ गए, और वहां गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि इनमें से ये पूरा पार्ट पड़ा हुआ हो। क्लियर? तो ये गलती हम लोग छोटी सी करते हैं बेटा। ठीक है, अब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, इन चारों का नाम आपने नोट कर लिया होगा। इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट एंड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। पहली बात, एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट कर लीजिएगा, तो यहां पर सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर dilute and very dilute solutions only। सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होगा? डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या या वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या? वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ बेटा कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सल्यूट का अमाउंट नेग्लिजिबल हो। अब 100 लीटर वाटर, उसमें 10 ग्राम आप शुगर डाल दो, तो क्या शुगर का कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसमें? कुछ नहीं समझ में आएगा। सोल्यूशन तो बना, लेकिन वो उसके रिस्पेक्ट में 100 लीटर वाटर के रिस्पेक्ट में 10 ग्राम शुगर नेग्लिजिबल। इसका मतलब जो सोल्यूशन बना वो कैसा हुआ? वेरी डाइल्यूट हुआ। लेकिन अगर एक डिफरेंट अमाउंट है कि उसका इफेक्ट आ रहा है सोल्यूशन के नेचर पर, इसका मतलब कि वो कैसा है? डाइल्यूट है। अगर उसी 100 लीटर वाटर में हमने कहा कि 10 kg शुगर डाल दो, तो ये सोल्यूशन कैसा बनेगा? डाइल्यूट हो सकता है। लेकिन अगर वही क्वांटिटी बहुत कम है सल्यूट की, तो वो कैसा सोल्यूशन बनाएगा? वेरी डाइल्यूट। अब यहां पर बेटा ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका नाम आपको याद हो गया होगा। अब इनमें से इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हमको डिटेल में पढ़ना होता है, इनके एप्लीकेशंस को पढ़ना होता है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उनको पढ़ना होता है। तो हम लोग एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को लेते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? RLBP, शॉर्ट में बोलेंगे RLBP। ओके बेटा, इतना पूरा पढ़ने के पहले इसको मैं 3 पार्ट में आपको तोड़ने जा रहा हूं। 3 पार्ट में ब्रेक करा रहा हूं। पहले थोड़ी सी बात हम लोग करना चाहेंगे वेपर प्रेशर, व्हाट इज द वेपर प्रेशर। फिर थोड़ी सी बात हम लोग यहां तक आएंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा। फिर हम पूरे टर्म की बात करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की।
लेकिन सबसे पहला पार्ट हम लोगों को क्या मिल रहा है बेटा, वेपर प्रेशर। बहुत ध्यान से इसको समझना बेटा, वेपर प्रेशर। क्लियर? अब वेपर प्रेशर की अगर बात किया जाए जनरली बेटा हमारे दिमाग में क्या बात आती है, या हम लोग थोड़ा सा लोअर लेवल पे रहते हैं तो हमको एक जनरल बात बता दिया जाता है कि किसी भी लिक्विड को हीट किया और लिक्विड को हीट करने के बाद जो वेपर बनी, जो वेपराइजेशन हुआ, उस वेपराइजेशन के बाद जो वेपर है फॉर्म हुई, वो वेपर जा करके जितना प्रेशर कंटेनर की वॉल पे लगाएगा वो प्रेशर उसका क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। एक सिंपल सी बात में कहा जाए कि जो वेपर बनी वो जा करके प्रेशर लगाएगी, वही प्रेशर क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ये हमको पता होता है, बताया जाता है। एक्चुअल में अगर बात किया जाए वेपर प्रेशर की तो वो डेफिनेशन गलत है। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बेटा, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कर बेटा कि इसमें हमने एक प्योर वाटर ले लिया, या इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, एक सेकंड मैं हटा रहा हूं इसको। चलिए, इसमें क्या किया बेटा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, या कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर ही नहीं, कोई भी प्योर सॉल्वेंट हम ले रहे हैं। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोल रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, वाटर या कोई भी एथेनॉल, बेंजीन, जो भी। और इसको हमने क्या किया बेटा, पैक कर दिया। अब इसको जब हीट करोगे तो हीट करने में क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर हम लेकर के सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हीट मतलब क्या, एनर्जी। और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या बेटा, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। आपने पढ़ा होगा अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस को छोड़ करके कहां चले जाएंगे, यहां पर। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, वेपराइजेशन। याद करिए, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो यहां पर वेपर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये वेपर के मॉलिक्यूल, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया बेटा, वेपराइजेशन। क्या बोला, वेपराइजेशन। एक सेकंड, क्या हो रहा है यार, ये वेपराइजेशन हुआ। अब हुआ क्या कि हीट करते करते बेटा यहां पर होगा क्या, वेपर के मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा कि नहीं, होगा। और जब नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज करेगी। और जब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलैप्स करेंगे, और कोलैप्स करके फर्दर किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और कभी आपने देखा भी होगा घरों में, आप लोग जब दूध गर्म करते हो या चाय बनाते हो, ढक्कन आपने रखा होगा, कवर किया होगा उसको, तो आप जब हटाते हो तो आप देखते हो लिक्विड ऊपर से नीचे गिरता रहता है। ऐसा नहीं होता कि लिक्विड चला जाता है, वहां पर वेपर जाती है, वेपर कंडेंस होती है, और कंडेंस होती है तो वही वेपर फिर से किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? क्या फिर से बोला हमने, लिक्विड को हीट किया बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस को छोड़ करके इस सरफेस से क्या हुआ, वेपराइज हुए, वेपराइज होके क्या, वेपर की मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम हुई। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब कम होगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकेंगे, कोलैप्स करेंगे, और वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड में। और जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। अब आप समझो, दो प्रोसेस होने लगा।
स्टार्ट में कभी भी याद रखिएगा, होता भी है, आपने केमिकल इक्विलिब्रिया पढ़ा होगा लास्ट ईयर बेटा 11th में, तो वहां पर पढ़ा था इक्विलिब्रिया का मतलब क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की जब रेट के इक्वल हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। यही तो आपने किया होगा। यहां पर भी दो बेटा हुआ, ये अगर इसको हम फॉरवर्ड बोले तो इसको बैकवर्ड बोल सकते हैं, हम कहेंगे वेपराइजेशन फॉरवर्ड रिएक्शन और कंडेंसेशन बैकवर्ड रिएक्शन। और दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो बेटा अगर रिवर्सिबल है तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट फास्ट होगी और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट स्लो होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट डिक्रीज करेगी और बैकवर्ड की रेट इंक्रीज करेगी। ऐसे होगा, ये फॉरवर्ड है, यहां ज्यादा है, और ये बैकवर्ड है। अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों पर इक्वल हो जाएंगे, दोनों की रेट इक्वल। अब हुआ क्या, ये बहुत तेजी से हो रहा था और ये धीरे धीरे हो रहा था इनिशियली। उसके बाद क्या हुआ, इसकी रेट घटी, वेपराइजेशन घटा, ये डिक्रीज किया और ये बढ़ना शुरू किया। एक टाइम ऐसा आया जिस पर वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट क्या हो गई, इक्वल हो गई। क्लियर है। अब हम कहेंगे कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम। ये हम क्या बोल रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। अब इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद क्या हुआ, अब हमको कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है। अब ये बताओ, आप जब इसको हीट करोगे तो ये लिक्विड क्या होगा, वेपराइज होगा। वेपराइज जब होगा तो इसका जो लेवल होगा, अगर वाटर है ये, तो इसका लेवल कंटिन्यू डिक्रीज करेगा, लेकिन एक टाइम आने के बाद ये वाटर लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही वाटर लेवल कांस्टेंट हुआ, हम कहेंगे कि अब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इसका मतलब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो चुकी है। क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की रेट इक्वल हो गई, उस स्टेट पर जो वेपर यहां पर बची रह गई, ज्यादातर वेपर किस में कन्वर्ट हो चुकी है बताओ, लिक्विड में। जो वेपर यहां पर बची रही वो वेपर क्या करेगी, इस पर प्रेशर लगाएगी, और ये जो प्रेशर लगेगा, इसी प्रेशर को उस लिक्विड का क्या कहेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं। बात समझ में आई होगी। क्लियर है। इक्विलिब्रियम स्टेट कब आई, इक्विलिब्रियम स्टेट तब आई जब हम लिक्विड को हीट करते रहे, हीट करते करते वेपराइजेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ। वेपराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर यहां पर बची रही बेटा, ज्यादातर वेपर कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड में, जो वेपर यहां पर बची रही वो वेपर इस कंटेनर या वेसल जो भी होगा उस पर, उसकी वाल पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, और उसी प्रेशर को उसका हम लोग क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो अगर वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करना हो, व्हाट इज द वेपर प्रेशर, तो आप क्या बोलोगे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड। इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, क्या कहो बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड, वेपर्स ऑफ लिक्विड when equilibrium state is established between vaporization and condensation is called as vapor pressure।
कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ये हुआ बेटा हमारा वेपर प्रेशर। तो क्या वो बात सही थी बेटा कि लिक्विड को हीट किया, हीट करने के बाद जो वेपर बनी वो जाकर के वेसल पर जितना प्रेशर लगाएगी वो वेपर प्रेशर होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो वेपर यहाँ पर बेटा बन रही थी उसमें से क्या आप देखो जितनी वेपर बनी क्या पूरी वेपर प्रेशर लगा रही? क्या नहीं लगा रही। क्यों? क्योंकि ज्यादातर वेपर किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? लिक्विड में। इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद जो वेपर बच रही थी उसी वेपर को उस वेपर ने इस वेसल पर जो के वाल पर जो प्रेशर लगाया या इस लिक्विड के सरफेस पर भी हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर लगाया वो प्रेशर उसका क्या कहा जा रहा था? वेपर प्रेशर। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आई होगी बेटा। अब हम इसको थोड़ा सा लेकर के आपके सामने चलते हैं। कहां से? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको हटाना है बेटा हम, एक सेकेंड, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं बेटा किस पर? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये भी हम आपके सामने से हटा दें, ये आप समझ गए होंगे, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसका ये है। चलिए ये बेटा प्योर सॉल्वेंट हमारा था, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था। हम बात किस पे करने जा रहे हैं? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर। समझिएगा ये प्योर सॉल्वेंट था। अब सपोज करो बेटा कि इसमें एक सॉल्यूशन हमारे पास है। इसमें क्या है? सॉल्यूशन है। अब आप बताओ सॉल्यूशन अगर है तो दो होंगे, इसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो चलो आओ एक बात करते हैं। ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे जो अभी हमने दिखाया था। चलिए ये हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हो गए ये। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, कलर आपको समझ में आ जाए आसानी से। ये आ गए यहां पर, ऐसे आ गए कौन? सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए, ऐसे आ गए ये सॉल्यूट। अब देखो इसको, ये क्या है? सॉल्वेंट है। और ये क्या है? सॉरी एक सेकंड रुको। ये हमारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है और ये हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है। क्लियर? इसको मैं उसी फॉर्म में ले आ दे रहा हूं आपको। ये आ जा रहा है, सॉरी यार क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट। क्लियर? कलर थोड़ा सा हमने चेंज इसलिए कर दिया कि आपको समझ में आए। रेड में जो हमने लिया है वो सॉल्यूट है और व्हाइट में क्या ले रहे थे हम? सॉल्वेंट। क्लियर? लेकिन एक बात यहां पर करना क्या है बेटा कि जो सॉल्यूट है वो हमारा नॉन वोलेटाइल है। अब आ गया सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब ये वेपराइज तो होगा नहीं। और जब वेपराइज होगा नहीं, ये सॉल्यूशन था, सपोज कर शरबत हमारे पास है, उसमें वाटर में शुगर डिजॉल्व है, वही केस है, तो शुगर तो वेपराइज होगा नहीं, वेपर तो बनाएगा नहीं। अब आप बताओ जब यहां पर हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे तो जो हीट थी वो पूरी की पूरी किसको मिल रही थी? सारी हीट किसको मिल रही थी? सॉल्वेंट को। और यहां पर जब इसको हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो क्या जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो सारी हीट सॉल्वेंट को मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूट भी ना, भले ही वेपराइज नहीं होगा नॉन वोलेटाइल होने के कारण, लेकिन हीट को तो एब्जॉर्ब करेगा। और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हीट का लॉस किया, और जब हीट का लॉस होगा तो क्या जो वेपराइजेशन हो रहा था इसके रिस्पेक्ट में कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हीट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कम कर रही है।
तो ये जो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस था वो प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बेटा कम होगा या नहीं? अगर पूछा जाए कि प्योर सॉल्वेंट में वेपराइजेशन ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन में, किसको बोलोगे आप? प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूट का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? हीट का लॉस कर रहा है। दूसरा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल और क्या कर रहा है? वेपराइजेशन को कैसे रोक रहा है? ये बताओ, ये वेपराइजेशन जो हो रहा था वो कहां से हो रहा है? पूरे सरफेस से हो रहा था। ये सरफेस था और इस पूरे सरफेस से वेपराइजेशन हो रहा था। यहां पर क्या है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। क्या सॉल्यूट वोलेटाइल है? नहीं है। और सॉल्यूट जब वोलेटाइल नहीं, वेपराइज नहीं होगा तो सरफेस एरिया भी तो डिक्रीज किया। तो सॉल्यूट ने दो काम किया। सॉल्यूट ने पहला काम क्या किया? हीट का लॉस किया कि सॉल्वेंट को इतना हीट नहीं मिल पा रहा है जितना यहां मिल रहा था। दूसरा, सॉल्यूट ने क्या किया? वेपराइजेशन का जो सरफेस एरिया था उसको डिक्रीज करा दिया। क्लियर? और जब सरफेस एरिया डिक्रीज किया, हीट का लॉस हो गया, तो वेपराइजेशन कम हुआ, तो यहां पर वेपर का जो फॉर्मेशन होगा वो इसके रिस्पेक्ट में प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होगा। क्लियर? तो ये बताओ, जब वेपर बनी ही कम तो कंडेंसेशन के बाद, ये कंडेंसेशन हो रहा है बेटा, कंडेंसेशन के बाद जो वेपर यहां बचेगी वो वेपर इसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वेपर कम बन ही रही है। तो ये बताओ, इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद जो वेपर यहां पर बची, वो जो प्रेशर लगाएगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर, वो एकदम कंफर्म सी बात है कि कम होगी। क्लियर? तो दो क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं बेटा। पहला क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि वेपराइजेशन किस में ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट में कि सॉल्यूशन में, तो वेपराइजेशन किस में ज्यादा होगा? प्योर सॉल्वेंट में। दूसरा पूछा कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जहां सॉल्यूट कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूट अगर बढ़ाओगे तो ये चीजें बढ़ेंगी, सरफेस एरिया और घटेगा, हीट का लॉस और कम होगा, तो वेपराइजेशन कम होगा, वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। क्लियर? तो अगर हम कहें कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या आंसर होगा बेटा? क्या आंसर होगा बताओ? तो अगर हम कहें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अगर सपोज कर लें बेटा P0 हम, और अगर हम कहें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम सपोज कर लें PS, S मतलब सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अगर आपसे कहा जाए यह है कौन ज्यादा होगा, P0, तो हम यहां पर एक बात यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात तो समझ में आ रही बेटा? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि P0 ग्रेटर देन PS। बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन ज्यादा हुआ? प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। अब आपसे किसी ने पूछा कि यार ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर रहा है, किसके कारण डिक्रीज कर रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? फिर से यहां पर एक पॉइंट आता है बेटा, समझिएगा इसको। यहीं से ये चीज मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन decreases due to the presence of
नॉन वोलेटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स। नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स के प्रेजेंस के कारण सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब बेटा सपोज करो कि प्योर वाटर था और उस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर था 100, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, और उस प्योर वाटर में हमने क्या किया, थोड़ा सा शुगर डिजॉल्व कर डाल दिया, चीनी डाल दिया। अब उसका वेपर प्रेशर तो डिक्रीज करेगा। और वेपर प्रेशर सपोज करो पहले 100 था, शुगर डालने के बाद सॉल्यूशन जब बन गया तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, 80 हो गया। तो कमी कितने की आई, 20 की। पहले 100, अब कितना, 20, 100 और अब 20, तो कितने की कमी आ गई, कितने की कमी आई, जो कमी आई वही उसका क्या है, लोअरिंग। जो कमी आई वही उसकी क्या है, लोअरिंग। तो यहां पर एक बात आ जाती है क्या, अगर हमसे कहा जाए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको डेल्टा पी हम लोग लिखेंगे बेटा, तो वो होगा P0 माइनस PS। किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में आने वाली जो कमी होगी उसी को हम लोग उसकी क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब बता दो बेटा, सल्यूट बढ़ाओगे, सल्यूट बढ़ेगा, फिर से कनेक्ट करिए, सल्यूट बढ़ा, क्या हुआ, हीट का लॉस हुआ ज्यादा, हीट का लॉस ज्यादा हुआ, वेपराइजेशन का सरफेस एरिया डिक्रीज किया तो वेपर का फॉर्मेशन कम हुआ, वेपर का फॉर्मेशन कम हुआ तो वेपर प्रेशर डिक्रीज किया, और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज किया तो जो लोअरिंग होगी, आने वाली जो कमी होगी वो ज्यादा होगी। अब अब जैसे एक सिंपल सी बात समझो, हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन ए था, एक सॉल्यूशन बी था। ए में हमने कहा 10 ग्राम शुगर है और बी में हमने कहा 50 ग्राम शुगर है। शुगर किस में ज्यादा है, बी में। तो किसका वेपराइजेशन कम होगा, बी का। और जिसका वेपराइजेशन कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, और जिसका वेपर प्रेशर कम होगा उसमें आने वाली जो लोअरिंग होगी वो कम होगी। तो दो क्वेश्चन है, जिसका वेपर प्रेशर कम उसमें लोअरिंग ज्यादा। वर्ड समझिए बेटा, जिसका भी वेपर प्रेशर कम होगा उसमें लोअरिंग ज्यादा होगी। क्लियर। अब आप किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 थी, एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 थी, तो 2 वाले में लोअरिंग कम होगी, 3 वाले में लोअरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि सल्यूट जिसमें ज्यादा होगा उसमें लोअरिंग ज्यादा होगी। क्लियर। अब यहां पर बेटा इसी को मैं थोड़ा सा, अब हम लोग ये बताओ, ये जो लोअरिंग आ रही है हम लोगों के पास में, जिसको हम डेल्टा पी बोल रहे हैं, अब वही बात है, 100 था, बाद में सल्यूट डालने के बाद 80 हो गया बेटा। कितने की लोअरिंग आई, 20 की। तो 20 जो है वही उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप ये बताओ किसके रिस्पेक्ट में ये लोअरिंग है, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में लोअरिंग है, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम कहें कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो अब सुनो, P0 माइनस PS को हमने क्या बोला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किसके रिस्पेक्ट में है बेटा, P0 के रिस्पेक्ट में, पहले के रिस्पेक्ट में। कितने टाइम की कमी आई, और ये जो P0 माइनस PS अपॉन P0 है, इसी को अब हम लोग आगे क्या नाम देंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल रहे थे, RLBP। क्लियर बेटा, ये चीज है RLBP। अब इससे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, फिर से बात समझ लो बेटा। P0 क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, आरएलबीपी क्या है, किसके रिस्पेक्ट में कितने की लोअरिंग हुई उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्या देता है आपको कभी कभी पी नॉट दिया रहेगा, कहेगा प्योर सॉल्वेंट है, उसकी रिलेटिव लोअरिंग उसका वेपर प्रेशर आपको गिवन होगा। अब आपसे आरएलबीपी की वैल्यू दे देगा, आरएलबीपी की वैल्यू कहेगा आरएलबीपी आपका 3/4 है, 1/2 है, जो भी है XYZ, तो ये वैल्यू दिया रहेगा। अब आपसे कहेगा पीएस बताओ, पीएस मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। इससे क्वेश्चन आपका एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, तो उसको एक देख लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। चलिए बेटा, तो ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन हम लोग इस पे करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो फार्मूला समझ में आया आपको? तो फार्मूला क्या था बेटा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये फार्मूला है। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम्पल एक देखते हैं बेटा। द आर एल बी पी of a solution is 3/4, RLBP है 3/4। then find out vapor pressure of solution if वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज सपोज करो 200, या और आसान वैल्यू ले लेते हैं 20 टॉल है, टॉल ये है बेटा 20 टॉल है। क्लियर? अब यहां पर एक बात आती है क्या कि हमारे पास फार्मूला ये है, हमको ये क्या दिया है, ये पी नॉट दिया है। तो पी नॉट क्या दिया बेटा 20, हमको कैलकुलेट क्या करना है, पी एस अपॉन 20 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना दिया है 3/4 दिया हुआ है। क्यों? अब इसको अगर सॉल्व कर लो आप तो क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 80 माइनस 4 पी एस इज इक्वल टू कितना हुआ 60 हो गया। बोलो अब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 4PS, इसको उधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा आपका 20, सॉरी ये हो गया 80 माइनस 60, तो ये PS इज इक्वल टू हो जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हुआ 5 टॉल। अब समझो, आप दिख रहा है सबको 5 टॉल। अब बताओ बेटा पहले वेपर प्रेशर कितना था, पहले वेपर प्रेशर हमारे पास था कितना, देखो वेपर प्रेशर हट गया है, ये वेपर प्रेशर कितना था, तो 20 टॉल था। सल्यूट डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज किया कि नहीं किया, कितना डिक्रीज किया 5। अगर यहीं पे पूछता कि लोअरिंग कितने की हुई, तो पहले कितना था बेटा 20 का, बाद में कितना हो गया 5, कितने की लोअरिंग हुई 15 की, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही लोअरिंग हुई। क्लियर बात? तो आज ये इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा आरएलबीपी पे बन जाता है, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, या कभी कभी पी नॉट दिया होगा, पीएस दिया होगा, और आपको आरएलबीपी कैलकुलेट भी करा सकता है। बात की बात है कि क्या पूछ सकता है, लेकिन हमको आइडिया होना चाहिए। तो आज के लिए बेटा इसी पर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं इसको। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अभी तो इसमें बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, और बहुत से टेक्निकल जो आते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है हमको, वो अभी ये देखना है। तो आज हम लोग इसी पर रोकते हैं, कल हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, सेफ रहिए।
हो गया ना? हाँ